ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों ने कल का लेक्चर देख लिया होगा और आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आई एम कंसिडरिंग इट कि आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आपको जो लेक्चर अपलोड किया गया है वो आपको समझ आ गया। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एक रिमाइंडर सबके लिए कि प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपने आप को घर में रखें, घर से बाहर ना जाएं। अपनी सराउंडिंग में अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और अपने अजीज़ों अकारब को ये मैसेज कन्वे करें, उनको एजुकेट करें कि घर पे रहना, अननेसेसरी बाहर ना जाना ही हमारे लिए इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है। ओके जी, वी स्टार्ट विद little bit brief about the yesterday lecture, especially talking about the chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 में जब हमने कल बात की तो हमने सिस्टम के रिस्पांस के बारे में बात की कि हम इस चैप्टर में सिस्टम का रिस्पांस पढ़ेंगे। अब सिस्टम का रिस्पांस जो है वो दो तरह का है। एक रिस्पांस है आपके पास स्टेडी स्टेट रिस्पांस और एक दूसरा रिस्पांस है आपके पास ट्रांसिएंट रिस्पांस। अब हम ज़रा सिस्टम्स देखते हैं और उन सिस्टम्स में उन सिस्टम में ड्राइव करके उनके रिस्पॉन्सेस चेक करते हैं। माइंड इट, अब एंड ऑनवर्ड हम जो भी बात करेंगे वो ट्रांसफ़र फंक्शन से रिलेटेड बात होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो सकता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो सकता है, या कोई भी ऑर्डर का सिस्टम हो। हम जो भी बातचीत करेंगे वो हमारी बात होगी उसके ट्रांसफ़र फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का तरीका हमें पता है कि कैसे निकाला जाता है, तो हम इसके ऊपर बात जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, अगर मैं सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है जी? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आपको नाम से पता है, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हो या एस की जो मैक्सिमम पावर हो वो 1 हो। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में हम बात करने लगे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम किस तरह से होंगे। अगर मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो ब्लॉक डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ सकता है कि जी ब्लॉक डायग्राम क्या है। एक आपका सिस्टम होगा जिसकी एक रेफरेंस इनपुट होगी जो कि ऐड हो रही होगी, यहाँ से आपका एरर जनरेट होगा। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जो ट्रांसफ़र फंक्शन है दैट इज़ फीड फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन, जो जी के तौर पे हम लिखा करते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 1/TS। ठीक है, और इसकी एक फ़र्ज़ करें, इसकी फ़िलहाल हम इसकी यूनिटी फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है, तो यूनिटी फीडबैक विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर आप इसका आगे ले जाएं तो ये सी है आपके पास। ठीक है, अब अगर आप इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालें दैट इज़ C/R निकालें तो यू कैन ईजीली गेट इट C/R जो कि 1/TS + 1 होगा। अब ये ट्रांसफ़र फंक्शन किसी भी सिस्टम का हो सकता है। आपको पता है टी जो है वो वन टाइम कांस्टेंट है, या आपके पास जो भी अगर RC सर्किट है तो उसका जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बनता है। लेकिन वी आर नॉट कंसिडरिंग कि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या कोई मैकेनिकल सिस्टम है, बट वी आर जस्ट टेकिंग इट कि क्योंकि s की पावर 1 है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। अब अगर आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मौजूद है तो इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस हम निकालना चाहते हैं। जिस तरह हमने कल बात की थी, हमारे पास डिफरेंट टेस्ट सिग्नल होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने रैम्प की बात की थी, स्टेप की बात की थी। ठीक है, स्टेप रिस्पांस निकालना हो आपने, रैम्प रिस्पांस निकालना हो या इम्पल्स रिस्पांस निकालना हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और क्या होता है जी? उसके बाद हम साइन का भी रिस्पांस निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी इस तरह की इनपुट हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट 3 जो मैंने बातें की हैं, स्टेप, रैम्प और इम्पल्स रिस्पांस निकालते हैं हम इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को एक बताना है कि हम स्टेप रिस्पांस को क्यों फोकस करते हैं ज़्यादा और बाकी दो रिस्पांसेस को हम इतना ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ते या उसका बहुत ज़्यादा क्यों नहीं निकालते। लेकिन आज मैं आपको इसका बताऊंगा कि हमें सिर्फ स्टेप से ही जो है वो बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं। दैट इज़, अगर हमारे पास स्टेप रिस्पांस मौजूद हो तो हम रैम्प रिस्पांस या इम्पल्स रिस्पांस भी निकाल सकते हैं। ओके जी, अगर हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, हमारे पास एक C/R मौजूद है, तो इसका मतलब है जो C है इस सिस्टम की, दैट इज़ आउटपुट, दैट कैन बी रिटन एज 1/TS + 1, और यहाँ पे मैं R लिख दूँ। ठीक है जी,
फॉर अ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के लिए आपको पता है आर जो है वो बराबर होता है 1/s के यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर आपने यूनिट स्टेप इनपुट ली हुई है तो यूनिट स्टेप इनपुट के लिए आर जो है वो 1/s होता है। ठीक है, इसी तरह से हम बाकियों को भी निकालेंगे, लेकिन आर जो है वो हमारे पास 1/s है जो कि यूनिट स्टेप के लिए है। तो अगर मेरा ये यूनिट स्टेप सिस्टम है तो इसका मतलब है सी कैन बी रिटन एज 1/ts+1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/s। ठीक है, अब 1/s आ गया आपके पास। यहाँ पर इसको आप पार्शियल फैक्टराइज कर सकते हैं। जब आप इसको पार्शियल फैक्टराइज करेंगे और इसका चलें इसका इन्वर्स लैप्लास निकालना है, इसको हम पहले पार्शियल फैक्टराइज करते हैं। पार्शियल फैक्टराइजेशन, अगर हम पार्शियल फैक्टराइजेशन करते हैं इस सिस्टम की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1/s। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जाहिर है कि आपको ये ऑलरेडी पता है कि ये कैसे निकाला जाता है, पार्शियल फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। सो आई लीव इट टू यू कि आप इसको निकाल सकते हैं और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पार्शियल फैक्टराइजेशन कर लेने के बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो आई कैन राइट इट एज s+1/t। ठीक है जी, ओके, s+1/t, मेरा ख्याल है ये आपको शायद विजिबल नहीं है, 1/t। ओके, दिस इज बेटर। ओके, अब अगर आप इसका इन्वर्स लैप्लास लेते हैं बाय टेकिंग द इन्वर्स लैप्लास, ठीक है, अगर आप इसका इन्वर्स लैप्लास लोगे तो यू कैन डायरेक्टली गेट द रिस्पांस इन टाइम डोमेन विच वुड बी c of t equals to 1 minus e की पावर minus t over capital T। you know how to do this। इन्वर्स लैप्लास के ऊपर और पार्शियल फैक्टराइजेशन के ऊपर हमने डिटेल में बात की हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज अवर टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है, टाइम डोमेन में हमारा ये रिस्पॉन्स है। अब इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के टाइम रिस्पॉन्स से हम बहुत सारी चीज़ें निकालना चाहते हैं, वो क्या कुछ है देखते हैं जी। अच्छा, अब मैं फर्ज करें कि इस टाइम रिस्पॉन्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। आपको पता है किसी भी सिस्टम का या किसी भी इक्वेशन का आपने ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आप उसका एक टेबल बना सकते हो कि t इज इक्वल्स टू 0 पे आपके पास क्या वैल्यू है। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे जाहिर है ये वाली टर्म जो है इसकी मतलब ये जो एक्सपोनेंट की पावर है वो 0 हो जाएगी। e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 1 minus 1 इज 0। ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी रिस्पॉन्स है टाइम डोमेन में वो स्टार्ट होगा 0 से। लेट्स से जी अब आपका t इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो c ऑफ 1 दैट इज t की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बल्कि इसको हम ले लेते हैं 1 टाइम t इज इक्वल्स टू 1 ऑफ 1 टाइम्स t। ठीक है, चलें इस तरह से कर लेते हैं हम। अगर हमें t की फ़िलहाल वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जो भी वैल्यू है हम कहते हैं जो टाइम है वो एलैप्स हुआ है 1 टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपके किसी भी सिस्टम में 1 टाइम कांस्टेंट टाइम जो है वो एलैप्स होता है तो c1 ऑफ t कैन बी रिटन एज किसके बराबर आ जाएगा जी, t और t कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस e की पावर -1। एंड यू नो कि e की पावर -1 आपने कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं और उसमें से वन को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास क्या जवाब आ जाता है जी, 6.632। तो इसका मतलब है अगर टाइम 1 टाइम कांस्टेंट के पास पहुंच जाता है या 1 टाइम कांस्टेंट टाइम गुजर जाता है तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट या आरसी सर्किट के मुताबिक कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि उस सिस्टम ने अपने 1 टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि तकरीबन 63% अपने सिस्टम का आउटपुट अचीव कर लिया है। दैट इज़ टू से 63% आपको आउटपुट अचीव होगी है। 1 टाइम कांस्टेंट में आपको 63% आउटपुट मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप निकालना चाहो तो 2 टाइम कांस्टेंट पे दैट इज़ t अगर 2t के बराबर हो जाए, ठीक है, तो अगर t जो है वो 2t के बराबर होगा तो आपके पास जो है c ऑफ 2t अगर आप निकालो बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर तो आपके पास जो है वो डायरेक्टली जवाब आ जाएगा विच विल बी अराउंड 80 विच विल बी 0.865। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2t पे आपका जो टाइम का जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो कितना मिल जाएगा, वो आपको 86.5% जो है वो आपको आउटपुट रिस्पॉन्स मिल जाएगा जी। ठीक है, इसी तरह से आप 3t निकाल लें। ठीक है, आपको पता है अगर t इज इक्वल्स टू 3t में रख देता हूँ
तो जब आप t इज इक्वल्स टू 3t है तो c ऑफ 3t दैट विल बी इक्वल्स टू अराउंड 95% ऑफ द रिस्पॉन्स। ठीक है, 95%। तो इसका मतलब है 0.95 यानी कि 95%। तो इसका मतलब है 3t पे आपका जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो कुछ 95% हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप t इज इक्वल्स टू 4t की बात करते हो तो 4t का मतलब है कि आपका रिस्पॉन्स तकरीबन 0.982, ठीक है, दैट इज़ 98% आपका रिस्पॉन्स जो है वो 4t पे आ जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम ये कहते हैं कि यूजुअली इसी तरह से अगर आप 5t निकालोगे तो 5t में आपके तकरीबन 99% का कोई मिल जाएगा c ऑफ 5t। ठीक है, 99% जो है वो आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो अगर आप याद करो तो आपने ये आरसी सर्किट्स में, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ज़रूर पढ़ा होगा। जब आरसी सर्किट्स आपने पढ़े कि जी वन टाइम कांस्टेंट पे आपको तकरीबन 63% ऑफ द रिस्पांस मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको जो है बाकी अगर आप देखें तो टू टाइम कांस्टेंट अगर आपका टाइम पे लैप्स हो जाता है तो आपका रिस्पांस जो है वो 86% हो जाता है। 3 टाइम पे आपके पास 95% अचीव हो जाता है। और इसी तरह से 4 टाइम पे आप तकरीबन आपको मतलब अपना आपका रिस्पांस जो है वो 98% तक अचीव हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइम कांस्टेंट है। अगर आप चाहो तो आप देखना चाहते हो कि जी आपका जो रिस्पांस है अभी तो यहाँ से ज़ाहिर है ये इंक्रीज मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते 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 आगे जाके ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है इसका स्लोप ज़ीरो, दैट इज़ टू से अगर मैं डी सी ओवर डी टी निकालूँ और उसमें जो है वो मैं मुझे स्लोप दे देगा। तो डी सी ओवर डी टी अगर आप निकालोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर कैपिटल टी ई की पावर माइनस टी ओवर कैपिटल टी। तो टी की जगह अगर आप ज़ीरो पुट कर दोगे तो आपको पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ओवर टी। इसका मतलब है जो मैक्सिमम वैल्यू आप अचीव करोगे, जो आपके पास जो जिस जिस वैल्यू पे जाके आपका रिस्पांस जो है वो स्टेट हो जाएगा, आप इस पे फाइनल वैल्यू थ्योरम भी लगा सकते हो कि सिस्टम की फाइनल वैल्यू क्या होगी। यानी कि टी की जगह इन्फिनिटी पुट करो इस वाले सिस्टम में तो जो उस वक्त भी जो जवाब आएगा वो भी यही होगा। इसी तरह से अगर आप इसका डेरिवेटिव लगा लोगे तो आपको पता चलेगा कि फाइनल वैल्यू जो आपको अचीव मिलती होती है या जो मैक्सिमम वैल्यू आपको अचीव होगी वो कितनी होगी, यानी कि जिस पे आपका स्लोप ज़ीरो हो जाएगा। तो वो आपके पास क्या आ जाती है, वो आपके पास 1 ओवर टी की इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन गेट योर रिस्पॉन्स। तो अब इस रिस्पॉन्स से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि हमारा जो टाइम रिस्पॉन्स है वो किस तरह से वेरी कर रहा है और हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का यूनिट स्टेप का रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं चेंज करूं, यूनिट स्टेप से चेंज करके मैं आ जाऊं जी, लेट्स से जी अब आपके पास जो सिस्टम है वो यूनिट स्टेप नहीं, मतलब इनपुट जो है वो यूनिट स्टेप नहीं है बल्कि क्या हो गई है, अब आपकी इनपुट जो है वो चेंज हो गई है। चेंज होके आप इसको लेट्स से जी यूनिट रैंप रिस्पॉन्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, यूनिट रैंप रिस्पॉन्स निकालना है तो आपको ये पता है कि यूनिट रैंप जो है उसका रिस्पॉन्स निकालने के लिए जो आपका लेप्लास में आपकी यूनिट रैंप के इक्वलेंट जो वैल्यू जो जो लेप्लास है, जो भी वैल्यू है वो दैट इज आर विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर एस स्क्वायर फॉर द यूनिट रैंप। जब यूनिट रैंप निकालना है तो ज़ाहिर है सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अपनी जगह पर वही है, इट्स नॉट चेंजिंग। सिस्टम का रिस्पॉन्स, सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन अपनी जगह पर मौजूद है। सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं आर की वैल्यू, दैट इज़ इनपुट हम डिफरेंट लगा के देख रहे हैं। तो यूनिट रैंप के लिए आपके पास ये सिस्टम आ जाएगा। इस सिस्टम को ज़ाहिर है अगेन हम पार्शियल फैक्टराइज कर सकते हैं। जब हम इसको पार्शियल फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से निकालते हैं तो हमारे पास जो पार्शियल फैक्टराइजेशन के बाद जो जवाब आ जाता है दैट इज़ रिटन एज टी ओवर एस प्लस टी स्क्वायर ओवर टी एस प्लस वन। ठीक है जी, ओके। अब अगर हम इसका इन्वर्स लेप्लास ले लें, ठीक है, पार्शियल फैक्टराइजेशन से ये आ गया, इसका इन्वर्स लेप्लास ले लें आप। इन्वर्स लेप्लास लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा जी सी ऑफ टी इक्वल्स टू, ठीक है, टेबल में ये सारी वैल्यूज मौजूद है। ठीक है, 1 ओवर एस स्क्वायर का इन्वर्स लेप्लास टी होता है और टी ओवर एस का इन्वर्स लेप्लास ऑब्वियसली टी हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर ओवर टी एस प्लस वन का जो इन्वर्स लेप्लास है वो हम लिख सकते हैं टी इंटू ई की पावर माइनस टी ओवर कैपिटल टी। ठीक है जी, ओके।
एक ये रिस्पॉन्स आ रहा है, इसको ड्रॉ करने के लिए एक और टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक और टर्म में ऐड कर रहा हूँ या इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज द एरर। एरर, एरर का मतलब क्या है जी? एरर का मतलब ये वाला एरर है, ठीक है, वी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरर, ठीक है। इस ये एरर क्या है जी? ये एरर है इनपुट आर माइनस दिस, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ये जो फीडबैक होके आ रहा है ये सी है, ठीक है। यानी कि इनपुट और जो आउटपुट है उसका डिफरेंस किसके बराबर है? उसका डिफरेंस है एरर के। तो एरर अगर मैं एस डोमेन में एरर लिखूं तो वो क्या है? इनपुट माइनस द आउटपुट विच इज सी, क्योंकि कैपिटल लिख रहा हूं तो उसका मतलब अंडरस्टूड है कि मैं एस डोमेन की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको टाइम डोमेन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? दिस एरर इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस एरर इज इक्वल्स टू द इनपुट जो कि आपके पास लेट्स से आर ऑफ टी है, माइनस आउटपुट जो कि आपके पास सी ऑफ टी है, ठीक है। सी ऑफ टी मुझे पता है, आर ऑफ टी भी मुझे पता है। आर ऑफ टी आपके पास क्या है इस वक्त? रैम्प के लिए अगर मैं टाइम डोमेन में यूनिट रैम की बात करूं तो टाइम डोमेन में इसका क्या होता है जी? इट इज इक्वल्स टू टी टाइम डोमेन में, ठीक है जी। टाइम डोमेन में हमारे पास ये टी के बराबर होता है, और जो यूनिट रैम्प है दैट इज इक्वल टू टी इन टाइम डोमेन। तो इसका मतलब है एरर की रिलेशन आ गई, एरर की इक्वेशन आ गई, टी माइनस दैट आर टी की वैल्यू जगह मैंने टी लिख दिया, माइनस सी ऑफ टी विच इज टी माइनस कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी ई की पावर माइनस टी ओवर कैपिटल टी, ठीक है जी। एवरीवन इज विद मी? ओके, यहाँ से और यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है जो एरर की रिलेशनशिप आई वो आ गई टी माइनस कैपिटल टी ई की पावर माइनस टी ओवर कैपिटल टी, विच कैन बी रिटन एज टी कॉमन लिया जा सकता है, वन माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर कैपिटल टी, ठीक है जी। दिस इज योर टाइम एरर का रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम डोमेन में जो भी एरर है उसकी इक्वेशन आ गई, इसका रिस्पॉन्स आ गया। इसको भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो उसी तरीके से टी की जगह 0 पुट कर सकते हो, टी की जगह 1 पुट कर सकते हो, टी की जगह टी की जगह 0, टी की जगह 1 टाइम टी की जगह 2 टाइम्स टी, ठीक है। इसके हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं। तो अगर इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो उसका ग्राफ भी आपका कुछ इस तरह का बनता है, यूनिट रैम्प की तरह का, दैट इज वो रैम्प को फॉलो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके, यूनिट रैम्प का रिस्पॉन्स हमने निकाल लिया, ठीक है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, सिंपल। आई होप यू एवरीवन इज विद मी एंड इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट रैम्प निकाल लिया हमने। कौन सा जी? तीसरा है हमारे पास इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट इम्पल्स निकालने के लिए हम यूनिट इम्पल्स जी, इनपुट क्या होता है? यूनिट इम्पल्स का एस डोमेन में जो ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट इज गिवन एज ओनली 1, ठीक है। तो इसका मतलब है यूनिट इम्पल्स इज, ठीक है। तो अगर मैं C निकालूंगा इसका तो ये सिंपली आपके पास 1/TS, ये ऑलरेडी पार्शियल फैक्टराइज्ड है, इसको सिर्फ आपने इन्वर्स लाप्लास ले लेना है। इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे आप तो क्या आ जाएगा जी? इन्वर्स लाप्लास C ऑफ t इक्वल्स टू 1/T e की पावर माइनस टी ओवर कैपिटल टी, ठीक है। ओके जी, इसका हमने ओके टाइम रिस्पॉन्स आ गया आपके पास। अगर इसका टाइम रिस्पॉन्स वही आपके पास t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 1 ऑफ t, t इज इक्वल्स टू 2 ऑफ t करके आप इसका रिस्पॉन्स निकाल सकते हो। तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो जब आप स्टार्ट लोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो आप मैक्सिमम यू विल बी एट 1/t एंड देन यू कैन कम डाउन, ठीक है। डिके होगा और आप अपने सिस्टम को 0 को अप्रोच करते जाओगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन गेट योर इम्पल्स रिस्पॉन्स।
तो अगर आप देखो तो अभी हमने जो है जो 3 रिस्पॉन्सेज निकाले हैं, ठीक है, उन तीनों रिस्पॉन्सेज को मैं यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी। ओके जी, पहले हमने निकाला रैंप, पहले हम रैंप लिख दूँ अगर मैं, रैंप रिस्पॉन्स निकालने के लिए इट इज़ इक्वल्स टू सी ऑफ टी, सॉरी सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी माइनस कैपिटल टी, ठीक है जी, प्लस टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर कैपिटल टी, ठीक है जी। ये क्या है, ये रिस्पॉन्स किस चीज़ का है, ये रिस्पॉन्स है किस चीज़ का, ये रिस्पॉन्स है जी रैंप का, एंड रैंप इज 1/s², ठीक है। तो जो इनपुट है वो रैंप है जो कि 1/s² के बराबर है, ठीक है। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टेप इनपुट, ठीक है, अनदर इनपुट दैट इज यूनिट स्टेप, जो कि सी ऑफ टी इक्वल्स टू, अगर आप देखो तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर कैपिटल टी फॉर अ यूनिट स्टेप, एंड यू नो कि यूनिट स्टेप में क्या होता है जी, यूनिट स्टेप की इनपुट 1/s, आर में अगर एस डोमेन में अगर बात करूँ तो यूनिट स्टेप इज 1/s। तीसरी चीज़ देखें अगर आप, तो हमने इम्पल्स निकाला था, इम्पल्स के लिए आपके पास सी ऑफ टी हमने निकाला 1/t ई की पावर माइनस टी ओवर कैपिटल टी, ठीक है। ये यूनिट ये जो है ये क्या है जी, ये यूनिट इम्पल्स का रिस्पांस है। तो यूनिट इम्पल्स का रिस्पांस आपके सामने आ गया, और यूनिट इम्पल्स को हम लिखते हैं 1। अब जरा इन तीनों चीज़ों को फोकस करें, मैं इसका ये रिस्पांस भी मिटा देता हूँ ताकि आपको सिर्फ यही चीज़ नज़र आए। जस्ट फोकस ऑन दिस टेबल। इस टेबल में ये इनपुट है आपकी, ये आपका आउटपुट या रिस्पांस कहें, टाइम डोमेन का रिस्पांस है जी, ठीक है। एक रिस्पांस है, एक तरफ आपके पास इनपुट नज़र आ रही है। अब इन तीनों में ज़रा देखें, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, हाउ कैन यू रिलेट ऑल दीज थ्री विद ईच अदर, कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, कर भी सकते हो या नहीं। तो अगर आप देखो, जो पहली वाली आपके पास रिस्पांस है, ये पहली वाली इक्वेशन है, उस इक्वेशन को अगर मैं टाइम डोमेन में उसका डेरिवेटिव ले लूँ, इस टाइम डोमेन में ये जो इक्वेशन आपके पास नज़र आ रही है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो t का डेरिवेटिव dy/dt, दैट इज ये t है तो t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। कैपिटल T कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। इसको अगर आप देखो तो t इंटू ई की पावर माइनस टी ओवर कैपिटल T डिवाइडेड बाय 1/t, ठीक है, डिवाइडेड बाय t, सॉरी डिवाइडेड बाय t, तो आपके पास क्या होगा, t और t कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल ये रहेगी। तो दैट इज टू से यहाँ आने के लिए मैंने इसको क्या किया, जो भी आपके पास DC था उसको टाइम डोमेन के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया, तो मेरे पास किस चीज़ का रिस्पांस आ गया, मेरे पास स्टेप रिस्पांस आ गया। दिस वाज योर स्टेप, दिस इज योर रैंप, एंड दिस इज योर इम्पल्स, ठीक है। तो पे अटेंशन हियर, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, जो भी आपके पास रैंप का टाइम डोमेन में रिस्पांस आया था उसको मैंने जब डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास जो है वो उसका स्टेप रिस्पांस आ गया। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, दैट इज स्टेप रिस्पांस जो मेरे पास आया है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ दैट इज दोबारा से वही dc/dt लूँ, किसका, इस स्टेप रिस्पांस का, तो डेरिवेटिव लूँगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये वाला अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो आपके पास 1/t इंटू ई की पावर माइनस t/t आ जाएगा डेरिवेटिव। तो अगर आप देखो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है कि अगर मेरे पास रैंप रिस्पांस मौजूद है, यूनिट रैंप का रिस्पांस मौजूद है, तो उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास जो है वो यूनिट स्टेप का रिस्पांस आ जाएगा। जो यूनिट स्टेप को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इम्पल्स का रिस्पांस आ जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट करो आपके पास यूनिट स्टेप का रिस्पांस है, तो यूनिट स्टेप का रिस्पांस को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास रैंप का रिस्पांस आ जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास इम्पल्स का रिस्पांस आ जाएगा। अगर आपके पास किसी भी सिस्टम का इम्पल्स का रिस्पांस मौजूद है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको एक दफ़ा इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास स्टेप का रिस्पांस आ जाएगा, दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास
उसका रैम्प का रिस्पॉन्स आ जाएगा। अच्छा, आउटपुट रिस्पॉन्स पे भी मतलब ये वाली चीज़ जो वैलिड है या जो आपको नज़र आ रही है, ये इनपुट रिस्पॉन्स अगर मैं एस डोमेन के हिसाब से बात करूँ तो उसमें भी ये चीज़ मौजूद है। मतलब ये जो रिलेशनशिप आपको यहाँ पे आउटपुट में रिस्पॉन्स में नज़र आ रही है, वो आपको इनपुट में भी नज़र आएगी एस डोमेन में। आपको पता है कि एस डोमेन में डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या होता है, यू मल्टीप्लाई विद द एस। तो अगर आपके पास रैम्प है जो है वो 1/s² है, तो उसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको s से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई एम टेकिंग वन डेरिवेटिव। तो अगर इस मतलब जो रैम्प है उस रैम्प को s डोमेन में मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास स्टेप आ जाएगा, स्टेप का डेरिवेटिव लूंगा तो मैं इम्पल्स की तरफ आ जाऊंगा। यानी कि इनपुट में भी वो रिलेशन होल्ड करती है, आउटपुट में तो कर ही रही है। ठीक है, जो आपने अभी यहाँ पर देखी। इसी तरह से इम्पल्स को अगर आप एक दफ़ा इंटीग्रेट करोगे एस डोमेन में, एस डोमेन में इंटीग्रेट करने का मतलब होता है 1/s से मल्टीप्लाई करना। तो 1/s से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1/s, एक और दफ़ा इंटीग्रेट करोगे तो एक और दफ़ा 1/s से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1/s²। तो जो रिलेशनशिप एस डोमेन में आपकी इनपुट पे होल्ड कर रही है, उसी तरह की रिलेशनशिप आपको टाइम डोमेन में टाइम रिस्पॉन्स पे मिल रही है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू कि आपके पास ये रिलेशनशिप अगर आपके पास मतलब आपको याद है, आपको पता है, तो यू नीड नॉट टू फाइंड ऑल द थ्री रिस्पॉन्सेज सेपरेटली। यानी कि अगर आपके पास कोई एक रिस्पॉन्स आ गया तो आप दूसरे रिस्पॉन्स पे जा सकते हैं। तो लेक्चर के शुरू में जो मैंने बात आपसे की थी कि हम नॉर्मली स्टेप रिस्पॉन्स को फोकस करते हुए किसी मतलब ये किसी भी सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मुझे बाकी रिस्पॉन्स चाहिए तो वो मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकलेंगे, जाहिर है कि उनकी जो रिस्पॉन्स की इक्वेशन है जो हमारे पास निकली है, उनकी रिस्पॉन्स और इनपुट में आपस में रिलेशनशिप मौजूद है। यानी कि स्टेप रिस्पॉन्स निकाल लूँगा तो रैम्प निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इम्पल्स निकालने के लिए मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर आपको तीनों रिस्पॉन्स चाहिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करें, आप तीनों रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अलग अलग निकालें। आपको एक रिस्पॉन्स निकाल के अपने जो है बाकी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू डील विद योर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और उसके रिस्पॉन्सेज के बारे में। ठीक है, अब इसी को मैं इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ और हम देखते हैं कि अगर आपका कोई सिस्टम जो है वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, इफ़ यू हैव अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो उस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके रिस्पॉन्स कैसे निकालेंगे। माइंडेड, हम जो भी आगे चल के बातचीत करेंगे वो मोस्टली सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के हिसाब से होगी। ठीक है, तो अब हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। अगर कोई सेकेंड ऑर्डर सिस्टम नहीं है और हायर ऑर्डर सिस्टम है तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम अप्रॉक्सीमेट कर लिया करेंगे अपने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के हिसाब से। जो हमारी क्लासिकल कंट्रोल्स थ्योरी है या क्लासिकल कंट्रोल सिस्टम्स है, उसमें हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम अपने आप को सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो नॉर्मली जो लिखा जाता है विदाउट गोइंग इन दैट डेरिवेशन में डायरेक्टली एक जनरल सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिख रहा हूँ, एक जनरल ट्रांसफर फंक्शन लिख रहा हूँ। तो वो जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है दैट इज गिवन एज ओमेगा n स्क्वायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यू नो इट वेरी वेल। उसके बाद आपके पास s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है जी, C by R is equals to ओमेगा n स्क्वायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम आपको जहाँ पे भी देखोगे आपको ये इसी तरह का सेकेंड ऑर्डर सिस्टम नज़र आएगा। मतलब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की एक जनरल इक्वेशन है जो आपको हर जगह पर नज़र आएगी। ठीक है, इसमें जो जीटा है, जीटा जो है वो कहलाता है जी आपके पास डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो का मतलब है कि आपका सिस्टम किस लिहाज से डैम्प आउट हो रहा है, कैसे वो मतलब ये डैम्पिंग रेशियो जो है वो आपको हेल्प आउट करेगी आपको मालूम करने के लिए कि आपका सिस्टम जो है वो कैसे डैम्प आउट होता है। ठीक है, जीटा इज डैम्पिंग रेशियो। ओमेगा एन जो है वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो भी सिस्टम होता है उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम है। ठीक है जी, अच्छा, इसको अगर मैं रिलेट करना चाहूँ आपके किसी भी मोटर सिस्टम के हिसाब से या किसी भी आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रिकल मोटर है फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो आपके पास ये चले आपकी टेक्स्ट बुक की क्या ही वो लेता हूँ मैं ब्लॉक डायग्राम और उसके बाद उसको रिलेट करता हूँ हम अपने
कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन अगर आपने निकालना हो तो वो कैसे निकलता है। फॉर एग्जांपल जी, आपके पास एक मोटर है, तो आपको पता है इस मोटर में एक कंट्रोलर होता है जो प्रोपोर्शनल गेन के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। उस सिस्टम का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको आप यूजुअली जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, उसके बाद उस मोटर की ज़ाहिर है कोई ना कोई डैम्पिंग रेशियो होती है, ठीक है। ये मैकेनिकल मॉडल है आपके किसी भी मोटर का, ठीक है। इसको हम मतलब अभी लिखते हैं ब्लॉक डायग्राम में, यूनिटी फीडबैक के साथ लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी मोटर है नॉर्मली उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और एक डैम्पिंग कोफिशिएंट बी होता है, ठीक है। और उससे आपके पास कोई सी आउटपुट होती है, आर आपके पास कोई इनपुट होती है, ठीक है। ये स्मॉल दैट इज टाइम डोमेन में अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाएं, ओके। अब इसको अगर आप अपनी एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में लिखें तो दिस इज़ सिंपल टू राइट, दिस इज़ योर के। और ये जब आपके पास जो रिलेट होते हैं इसको हम जो है वो डायरेक्टली लिखा करते हैं एज दिस इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ योर मोटर। कोई भी मोटर आप यूज़ करोगे तो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो ये हुआ करेगा, ठीक है। दिस इज़ दी ट्रांसफ़र फंक्शन। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें जो चीज़ चेंज होने वाली है वो जे और बी की वैल्यूज़ हैं जो चेंज होंगी, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो बाकी चीज़ें अपनी जगह रहेंगी। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख लूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो। एस इंटू जे एस प्लस बी, ठीक है। होपफुली ये आपको अभी विजिबल है, ओके। यहाँ से आपके पास आउटपुट सी ऑफ एस है और ये यूनिटी फीडबैक आपके पास सिस्टम में जो आता है, ठीक है, जिसको आप बी कहते हो। दिस इज़ योर एरर ई, कैपिटल ई। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो जाहिर है ये वाला के जो है, क्योंकि दो ब्लॉक्स जो हैं वो कैस्केडेड हैं, तो आप इसको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। दिस इज़ योर के, ठीक है। अगर आप इसका सी बाय आर निकालो तो इसका सी बाय आर जाहिर है यू नो हाउ टू डील विद दिस सी बाय आर। तो अगर मैं इसका सी बाय आर लिखूँ तो एस के ओवर जे एस स्क्वायर, ठीक है। जे इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस डैम्पिंग कोफिशिएंट प्लस के, ठीक है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से लेके चलते हो या स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो आप देखो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें एस स्क्वायर की टर्म में यूनिटी आता है, दैट इज टू से कि कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, जे कॉमन ले लो नीचे से तो ये के ओवर जे आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस बी ओवर जे एस प्लस के ओवर जे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपकी जो भी है दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन जो जनरल ना बोथ दीज कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। दोनों इक्वेशंस कंपेरेबल है। माइंड इट, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस यूनिटी साइन। इट हैज़ टू बी वन, मतलब इन एनी केस इट हैज़ टू बी वन। अगर ये वन नहीं है तो आपको पहले इसको वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको वन में कन्वर्ट नहीं करते हो तो जाहिर है इट विल नॉट बी करेक्ट, ठीक है। इसको हम सही नहीं कह सकते, ठीक हो गया जी, ओके। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इन दोनों सिस्टम की, अगर मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कहूँ तो ओमेगा एन स्क्वायर जो है वो बराबर है के ओवर जे के, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें मतलब ये वाली टर्म है, ठीक है, ये किसके बराबर है, टू जीटा ओमेगा एन, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, बी ओवर जे के, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप जीटा की वैल्यू निकालो, जीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, ओमेगा की जगह के ओवर जे पुट कर दोगे तो यहाँ से जो जीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है दैट कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं टू जीटा ओमेगा एन बी ओवर जी, ओके ओके, लेट मी सॉल्व इट। टू जीटा ओमेगा एन की जगह आपने के जे लिख दिया विच इज़ इक्वल्स टू बी ओवर जे, ठीक है। तो जे और जे कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ओके नो कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ओमेगा एन चाहिए जो कि ओमेगा एन, ये तो ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा।
तो इसका मतलब है जो ज़ीटा की वैल्यू है वो बराबर आ गई बीटा बी ओवर जे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जे ओवर के का अंडर द रूट और 1/2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ज़ीटा की वैल्यू आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। क्या हो जाएगा जी, बी ओवर 2, एक अंडर द रूट वाली पावर कैंसिल हो जाएगी तो यू विल लेफ्ट विद अंडर द रूट जे, तो अंडर द रूट जे और के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर आप देखें तो दिस इज योर दिस इज योर ज़ीटा, ठीक है। ज़ीटा क्या होता है जी, ज़ीटा होता है डैम्पिंग रेशियो, ठीक है, ज़ीटा होता है डैम्पिंग रेशियो जो कि डिक्टेट करता है कि आपका सिस्टम की जो ऑसिलेशन है, आपके सिस्टम की जो क्या कहते हैं, अगर आप डिस्टर्बेंस दोगे तो वो किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी से डाई आउट होंगी, तो ज़ीटा डिक्टेट करता है कि उसकी डाइंग आउट किस तरह से होगी, ठीक है। ओके जी, इस ज़ीटा की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम बाकी अपनी रिलेशनशिप जो है वो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं ज़ीटा की बात करूं तो ज़ीटा जो है, ज़ीटा बराबर होता है, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डैम्पिंग एंड द क्रिटिकल डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज़ द क्रिटिकल डैम्पिंग? व्हाट इज़ द क्रिटिकल डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम? क्रिटिकल डैम्पिंग होती है कि आपका सिस्टम जो है, क्रिटिकली डैम्प है। क्रिटिकली डैम्प का मतलब होता है जी, चलिए आगे चल के हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्रिटिकली डैम्प, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प सिस्टम क्या होते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ज़ीटा क्या है जी, ज़ीटा जो है वो रेशो है आपके सिस्टम की एक्चुअल डैम्पिंग विद द क्रिटिकल डैम्पिंग बीटा सी, ठीक है। इसको आगे चल के हम जो है आगे डिटेल में देखते हैं कि जी ये क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है, ओवर डैम्पिंग क्या होती है, अंडर डैम्पिंग क्या होती है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। ओके जी, हम बात कर रहे हैं जी सिस्टम की डैम्पिंग के हिसाब से। तो आप देखो जो ज़ीटा की वैल्यू है, ज़ीटा अब क्या हो सकता है, अगर मैं ज़ीटा की वैल्यू की बात करूं, पहली तो बात है ज़ीटा कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज़ अ रेशियो, ठीक है। तो जो रेशियो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि बीटा जो है वो आपके पास क्या है, डैम्पिंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ज़ीटा को हम नेगेटिव नहीं ले रहे, ठीक है। अच्छा, ज़ीटा अगर नेगेटिव नहीं है तो ज़ीटा की एक वैल्यू हो सकती है कि ये 0 और 1 के दरमियान हो, ठीक है। ज़ीटा की एक वैल्यू हो सकती है कि वो 0 के बिल्कुल इक्वल हो। ज़ीटा की वैल्यू एक और हो सकती है जिसको हम कह सकते हैं ये 0 से 1 से बड़ी हो, ठीक है। एक और कंडीशन, एक और केस भी हो सकता है कि ज़ीटा जो है वो एग्जैक्टली 1 के बराबर हो, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा, बाकी तीनों के ऊपर मैं बात करता हूँ कि वो क्या है। अच्छा, ज़ीटा अगर 0 और 1 के दरमियान है तो उसको हम नॉर्मली सिस्टम को कहते हैं द सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड, ठीक है। अंडर डैम्प्ड का मतलब क्या है कि आपका जो भी सिस्टम है उसके अंदर उसकी ऑसिलेशन होगी। अंडर डैम्प का मतलब है कि ये पहले सिस्टम जो है वो मतलब डैम्प है, डैम्प आउट होगा, लेकिन इसके अंदर ऑसिलेशन एग्जिस्ट करेगी और वो जाहिर है कि कितनी ज़्यादा ऑसिलेशन है, कितनी कम ऑसिलेशन है, दैट विल बी डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ ज़ीटा। जितनी ज़ीरो के करीब होगी उतनी ज़्यादा ऑसिलेशन होगी, जैसे जैसे आपकी ज़ीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाए तो आपके पास क्या होगा, आपकी ऑसिलेशन जो है उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और जल्दी जल्दी ये डैम्प आउट हो जाएगी। एग्जाम्पल लो, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लूँ तो आपके पास अगर एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम अगर हवा में ऑसिलेट कर रहा है, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है हवा में, तो जाहिर है आपको पता है कि पहली ऑसिलेशन होगी, ठीक है। पहली मतलब आपने यहाँ से इसको डिस्टर्ब किया, यहाँ पे लाके आपने इसको छोड़ दिया, तो जब ये यहाँ पर जाएगा तो हो सकता है पहले साइकिल में, पहले पीरियड के बाद जो है वो क्या हो, थोड़ी सी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम हो, ठीक है। फिर क्या होगा, अगले अगले अगली ऑसिलेशन में थोड़ा सा और एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, इसी तरह से ये एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करता जाएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि हवा कितनी थिक है, ठीक है,
और स्ट्रिंग कितना लॉन्ग है, आपके पास मास कितना है, वगैरह वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये क्या केस है, ये अंडर डैम्प केस है। अंडर डैम्प में क्या होगा, आपकी ऑसिलेशन जो है वो एक मतलब स्लोली जो है वो डाई आउट होंगी, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करो कि यही वाला इन्वर्टेड पेंडुलम मैंने लगा, सिंपल पेंडुलम मैंने लगा दिया है किसमें, ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत थिक है, आपके पास फर्ज करो आपने लगा दिया इसको मरकरी में। मरकरी में आपने इसको ला के इसको यहाँ पे डिस्टर्ब किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे डिस्टर्ब करके जब आप छोड़ोगे तो ये आहिस्ता 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 आके यहाँ पर ही रुक जाएगा, आगे जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, आगे जाएगा भी नहीं। इसी तरह से अगर मैं इसका सराउंडिंग का मटेरियल कोई और चेंज कर दूं तो हो सकता है कि वो 1 या 2 ऑसिलेशन के बाद जाके यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बाय चेंजिंग द मीडियम आई एम एक्चुअली चेंजिंग व्हाट, आई एम चेंजिंग दी डैम्पिंग कोफिशिएंट, मैं उसकी डैम्पिंग की प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो मास ऑफ द स्प्रिंग, मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम चेंज कर दो या लेंथ ऑफ द स्प्रिंग को चेंज करो, तो उससे भी आप जो है वो उसकी डैम्पिंग को चेंज करोगे, ठीक है। तो अंडर डैम्प में क्या होगा, आपके पास ऑसिलेशन एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ये नहीं होगा कि ये यहाँ पे आके रुक जाएगा या यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब जीटा जो है वो 0 के बराबर होगा, तो जीटा 0 का मतलब क्या है, जीटा 0 का मतलब है इट इज अ क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। क्रिटिकल डैम्प का मतलब क्या है, आपके सिस्टम की ऑसिलेशन जो है वो ना इंक्रीज होंगी ना डिक्रीज होंगी, ठीक है। जैसे हमने कल बात की थी, अगर सिस्टम की ऑसिलेशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होना चाहिए, शुरू हो जाए, तो वो अनस्टेबल सिस्टम है। माइंड इट, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अनस्टेबल सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ओनली स्टेबल सिस्टम की, ठीक है। तो स्टेबल सिस्टम में या तो वो क्रिटिकली डैम्प होगा या वो मतलब इसको अनडैम्प भी कह सकते हो। क्रिटिकली डैम्प का मतलब कि अनडैम्प्ड, कोई डैम्पिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो ये स्टेबल सिस्टम है, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो इट कैन गो टूवर्ड्स अनस्टेबल सिस्टम और इट कैन गो कम फॉर टूवर्ड्स द अंडर डैम्प सिस्टम, ठीक है। यानी कि आप 0 पे हो, अगर आप 0 से ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव की तरफ चली जाए तो वो अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाना टूवर्ड्स अंडर डैम्प सिस्टम, ठीक हो गया। तो क्रिटिकली डैम्प, इसीलिए इसको क्रिटिकल डैम्प सिस्टम का नाम दिया जाता है कि ये क्रिटिकल डैम्प है, क्रिटिकल टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। इट कैन गो टूवर्ड्स स्टेबल रीजन by slight change in the properties of the system, or it can directly go to unstable system by slightly changing the some kind of a properties of the system, ठीक है। तो इसलिए इसको क्रिटिकल डैम्प का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर क्रिटिकल डैम्प सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प या अनडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। जीटा अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो इसका मतलब है डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है, दैट इज जो मरकरी की मैंने एग्जांपल दी, तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका सिस्टम अपने ओरिजिन पे भी ना आए, बल्कि अपने किसी करीब की कहीं और जाके भी सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। मतलब इतना थिक एनवायरनमेंट हो, इतना थिक डैम्पिंग हो कि वो ऊपर भी नहीं जाएगा। तो अगर आप देखें तो अगर आपकी इनपुट ये है, ठीक है, अगर मैं इस पे ड्रॉ करूं तो जो आपका जीटा ग्रेटर देन 1 की वैल्यू है, जीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, जीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि इट विल सेटल डाउन वेल बिलो द इनपुट, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम है, ये ओवर डैम्प सिस्टम है, यानी कि डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है। तो ओवर डैम्प सिस्टम को चेंज करना, मतलब उसके अंदर तब्दीली लाना, उसके अंदर डिस्टर्बेंस अप्लाई करके कोई चीज़ चेंज करना, वो भी एक डिफ़िकल्ट मरहला हो जाता है, एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और अगर उसकी सेटलिंग के हिसाब से बात करें, जैसा मैंने इन्वर्टेड सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दी, तो हो सकता है कि आप इसको खींच के यहाँ तक तो ले आएँ, लेकिन ये वापस ओरिजिन पे पहुँचे ही ना खुद ब खुद, ठीक है। तो ये यहीं पे कहीं जाके सेटल हो जाए। तो अगर आप देखो तो जो अंडर डैम्प सिस्टम है वो क्या हो रहा है, वो ऑसिलेट करता हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको अंडर डैम्प सिस्टम इसी के ऊपर ड्रॉ करूं तो आप देखो तो वो क्या होता है, इनपुट के ऊपर ऑसिलेट करता है और फिर सेटल डाउन हो जाता है। तो अब ये ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड या इसकी नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो वेरी हो कर सकती हैं। कब वेरी, किस तरह से वेरी करेंगी, वो जीटा की वैल्यू के हिसाब से वेरी करेंगी, जीटा की वैल्यू के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आएंगी। दैट इज टू से जीटा कैन बी बिटवीन 0 and 1। अगर वो 0 के करीब है तो मोर ऑसिलेशन मोर एम्पलीट्यूड, अगर वो 1 के करीब है तो लेस ऑसिलेशन और लेस एम्पलीट्यूड। अगर वो 1 से बड़ा हो जाता है तो व्हाट डज इट मीन
कि 1 से बड़े होने का मतलब है कि सिस्टम जो है वो ओवर डैम्प हो गया। जितनी ज़्यादा 1 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी जीटा की, उतना ज़्यादा ये जो है वो नीचे कहीं पे सेटल डाउन होगा। और अगर देख लो तो अगर आपके जीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि इट्स डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग चेंज इन दैट सिस्टम, आप सिस्टम के अंदर चेंज ही नहीं ला सकोगे। अच्छा, और जो क्रिटिकल डैम्प या अनडैम्प्ड सिस्टम है तो उसमें सीधी सीधी चीज़ है कि आपका एम्पली जो है क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के हिसाब से आप ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हो। ठीक है, ये आपके जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं आपके सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के, जो कि डिपेंड करते हैं जीटा की वैल्यू पर। अब हम इन तमाम रिस्पॉन्सेज को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आपके पास इन जीटास के हिसाब से इन रिस्पॉन्सेस, ये मतलब जीटा की वैल्यू जब अगर हम डिफरेंट होती है तो हम अपने किसी भी सिस्टम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसे निकाल सकते हैं। जब रिस्पॉन्स निकालने की मैं बात कर रहा हूँ तो रिस्पॉन्स निकालने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो रिस्पॉन्स निकालने का मतलब क्या है। रिस्पॉन्स निकालने का मतलब है कि मैं देखना चाहता हूँ मेरा सिस्टम, अगर ये एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स है तो मैं देखना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स का मतलब क्या है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम के अंदर ओवरशूट कितना है। ठीक है, ओवरशूट का मतलब क्या है कि वो जो मैंने इनपुट दी हुई है, दिस इज माय इनपुट, डॉटेड लाइन जो है वो इनपुट को शो कर रही है। तो मेरा जो भी सिस्टम है वो मेरे इनपुट से कितना ऊपर चला जाता है, दैट इज ओवरशूट। ठीक है, ओवर का मतलब है इनपुट से ऊपर चले गए, तो दिस इज ओवरशूट। कितना ओवरशूट है, कितना टाइम ले रहा है वो अपनी पहली पीक के आने का। ठीक है, पीक कब आती है, वो कितना टाइम लगता है। फिर अगर मैं कहता हूँ सिस्टम मेरा सेटल डाउन हो गया है तो कितनी देर में उसका सेटलिंग टाइम, मतलब कितना टाइम है, कितनी देर में वो उसकी सेटलिंग हो रही है, दैट इज वो कितनी देर में उसकी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स खत्म हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम इन सारों को मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात भी करूंगा। फिर मेरा जो भी आउटपुट रिस्पॉन्स है वो कहाँ पे, इनपुट के ऊपर लाई कर रहा है या इनपुट से ऊपर चला गया या इनपुट से नीचे चला गया, तो इसको हम कहते हैं कि स्टेडी स्टेट तो अचीव हो गया है। सेटलिंग टाइम के बाद स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है, लेकिन अगर आपकी डिजायर्ड जो इनपुट है उससे ऊपर है या उससे नीचे है तो उसके हिसाब से हम उसको स्टेडी स्टेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो है वो डेरिवेशंस करेंगे और इसके हिसाब से देखेंगे कि ये कैसे निकाला